तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने की क्या स्ट्रेटेजी सोच के चलते हैं? यही ना कि अच्छा क्वालिटी कंटेंट होगा जो वैल्यू देगा तो लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। जैसे जैसे लोगों को आपका कंटेंट पसंद आता जाएगा वैसे वैसे एंगेजमेंट बढ़ता जाएगा और आपके फॉलोअर्स और लाइक्स भी बढ़ते जाएंगे। बट दोस्तों यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट आपके ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा कंटेंट आपके ऑडियंस को कम पसंद आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज़बरदस्त चीज़, इंस्टाग्राम इनसाइट। इंस्टाग्राम इनसाइट की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंटेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कंटेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ताकि अगली बार से आप नॉन परफॉर्मिंग कंटेंट पे टाइम वेस्ट ना करें और जो परफॉर्म कर रहा है उस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंस्टाग्राम इनसाइट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ से क्या फ़र्क पड़ सकता है, किस चीज़ का एनालिसिस हमको किस तरीके से करना चाहिए और उससे हम क्या आउटकम निकाल सकते हैं, ताकि हमारा आगे आने वाला जो कंटेंट है वो एकदम क्वालिटी कंटेंट हो और हमारा तीर एकदम निशाने पे लगे, यानी कि हम सही कंटेंट प्रोड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज कर पाएँ, या अगर हमारा बिजनेस टारगेट है तो हम ज़्यादा कन्वर्जन कर पाएँ, ज़्यादा इंप्रेशन दे पाएँ, ज़्यादा वेबसाइट क्लिक कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों हम अपनी बिजनेस प्रोफाइल पे चलते हैं और इंस्टाग्राम इनसाइट्स को थोड़ा डिटेल में और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल पे आ जाइए। प्रोफाइल पे आने के बाद आपको यहाँ ऊपर जो 3 लाइन दिख रही है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है इनसाइट्स का, हम इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इनसाइट्स पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले 3 कैटेगरी दिख रही है, जैसे कि कंटेंट, एक्टिविटी एंड ऑडियंस। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में हम इनसाइट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट कैटेगरी के इनसाइट्स को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आता है ओवरव्यू, यानी कि अगर आपने लास्ट वीक में कुछ भी पोस्ट किया है या स्टोरी डाली है तो उसका ओवरव्यू यहाँ पे दिखता है। उसके नीचे हम आते हैं, सेकंड सेक्शन जो दिख रहा है दोस्तों वहाँ पे दिख रहा है आपका पोस्ट, यानी कि अगर आपने लास्ट वीक में कोई पोस्ट डाली है तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। अगर नहीं डाली तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सी ऑल की बटन आ रही है, ये सी ऑल की बटन को हम दबाते हैं। सी ऑल की बटन को दबाने के बाद दोस्तों आपको पिछले 1 साल की सारी पोस्ट दिख रही है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा पहली 3 चीज़ों पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है 1 ईयर, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है रीच। तो ये तीनों को हम एक बार दबा के देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हम ऑल पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ऑल के अंदर आप अपनी फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको सभी टाइप की पोस्ट का एनालिसिस करना है, या क्राउजल पोस्ट का एनालिसिस करना है, या फोटोज़ का करना है, या शॉपिंग पोस्ट का करना है, या वीडियोज़ का करना है। तो फिलहाल हम इसको ऑल पे ही सिलेक्ट रहने देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन जहाँ पे ड्यूरेशन दिख रही है यानी कि 1 ईयर, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको मिनिमम 7 डेज से लेकर मैक्सिमम 2 ईयर्स तक का ड्यूरेशन दिख रहा है, यानी कि इतने लंबे ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी पोस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा दोस्तों कि आप 6 मंथ्स या 1 ईयर तक का अपना एनालिसिस करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आपको महसूस होगा। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे रीच लिखा हुआ है, इसको मैं टैप करूंगा। इसे टैप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इनमें से किसी पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो सारी फोटोज़ जो पोस्ट है आपकी वो सभी उस हिसाब से अरेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी रीच पे टिक है, यानी कि सबसे पहले वो फोटो आएगी, यानी कि सबसे पहले वो पोस्ट आएगी जिसकी सबसे ज़्यादा रीच होगी, फिर उसके बाद फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से। अगर मैं इसको प्रोफाइल विजिट पे क्लिक कर देता हूँ तो अब ये जो सारी फ़ोटोज़ हैं, ये जो सारी पोस्ट हैं, ये इस हिसाब से अरेंज हो गई हैं कि सबसे पहले वाली पोस्ट जिसने सबसे ज़्यादा प्रोफाइल विजिट करवाई हो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ओके, इस तरीके से आप और भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सी पोस्ट जो है सबसे ज़्यादा सेव्ड हुई है तो हम ये सेव्ड वाली पे टिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वाली पोस्ट जो है वो 16 बार सेव्ड हुई है, फिर 14 बार, फिर 13 बार, फिर 11 बार, फिर 11 बार। इस तरीके से ये जो है अरेंज कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें मैं अभी थर्ड वाला टैब फिर से दबाऊंगा। एक बार आप पूरा फिर से ध्यान से देख लीजिए। स्टार्टिंग होती कॉल से लेकर कॉल्स, कमेंट्स, ईमेल्स, एंगेजमेंट, फॉलो, गेट डायरेक्शन, इंप्रेशन, लाइक, प्रोफाइल विजिट, रीच, सेव्ड, शेयर्स, टेक्स्ट एंड वेबसाइट क्लिक्स। इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं तो आपका एंगेजमेंट और आपका इंप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं कि नहीं, आपको पहचान रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आप अपनी प्रोफाइल ग्रो करना चाह रहे हैं तो प्रोफाइल विजिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप एजुकेशनल कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ट्यूटोरियल कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो आपके लिए शेयर्स इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी चीज़ें लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं। इसी के साथ साथ सेव भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट या ऐसा कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि लोगों का नॉलेज बढ़ाने के लिए काम आता है, स्किल बढ़ाने के काम आता है, तो
तो ये जो सेव्ड, जितना ज़्यादा सेव्ड यानी कि उतना इंपॉर्टेंट, उतना अच्छा आपका कंटेंट था, इसलिए लोगों ने उतना ज़्यादा सेव किया। इसके अलावा आखिरी में है दोस्तों वेबसाइट क्लिक्स। अगर आप कन्वर्जन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल से कि लोग में, जैसे कि आपकी प्रोफाइल में एक लिंक डालने की सुविधा होती है, वहाँ पे अगर कोई क्लिक करता है, वहाँ पे क्लिक करके अगर आपकी कोई वेबसाइट पे जाता है या कोई प्रोडक्ट परचेस करता है और ये अगर आपका टारगेट है, यानी कि कन्वर्जन अगर आपका टारगेट है, तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वेबसाइट क्लिक, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो इस तरीके से आप अपना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया डाल के यहाँ पे अपनी पोस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेबसाइट क्लिक पे टैप करके आपको बताता हूँ कि पिछले 1 साल में ये जो पहली वाली फ़ोटो है, इससे 6 लोग जो क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे गए, मेरे प्रोडक्ट पे गए। दूसरी वाली जो पोस्ट है उससे 4 लोग गए। अब मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेव्ड। तो यहाँ पे पहली वाली जो फ़ोटो है वो 16 लोगों ने सेव करी। अब उस फोटो को देख के मुझे लग रहा है कि उसमें मैंने कुछ अच्छे अच्छे टूल्स के बारे में बताया हुआ है, तो लोगों को वो टूल्स का बारे में पसंद आया। इस तरीके से दोस्तों आप अलग अलग पोस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि किस टाइप की चीज़ों को लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं, किस टाइप की चीज़ों को लोग ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और किस टाइप की चीज़ों से लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपका एक बार ध्यान ले जाना चाहूँगा दोस्तों कि जो चीज़ आपकी वेबसाइट क्लिक के लिए काम कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका शेयर भी ज़्यादा करवा रही हो। इसका वाइस वर्सा, जो पोस्ट आपकी या जिस टाइप की पोस्ट आपकी शेयर हो रही हैं ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि उस टाइप की पोस्ट से आपके वेबसाइट क्लिक्स आ रहे हों या कमेंट्स आ रहे हों। तो हमको हमारे टारगेट क्लियर रखने पड़ेंगे कि हम क्या चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस चाहते हैं कि कन्वर्जन चाहते हैं, ठीक है। उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की पोस्ट आगे डालनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी भी इंडिविजुअल पोस्ट के अंदर जाके देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, उस पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे पहली पोस्ट दिख रही है जिसमें 16 सेव्ड हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद हम उस पोस्ट पे आ जाते हैं। उस पोस्ट पे आने के बाद यहाँ नीचे जो देखिए आप व्यू इनसाइट्स की बटन आ रही, इस व्यू इनसाइट्स की बटन को मैं दबाऊंगा तो ये मुझे बता रहा है कि इस पर 31 लाइक्स, 2 कमेंट्स, 0 शेयर्स और 16 सेव हैं। अब दोस्तों अगर इस सेक्शन को अगर आप थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें और भी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है इस पोस्ट के बारे में। जैसे मैं इसको टैप करता हूँ और इसको ऊपर खींचता हूँ तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं इंटरेक्शन आ रहा है, प्रोफाइल विजिट कितनी हुई इस पोस्ट के थ्रू, तो 1 प्रोफाइल विजिट हुई। अब डिस्कवरी वाला सेक्शन आ रहा है दोस्तों, इससे आपको ये पता चलेगा कि लोगों को किस तरीके से ये फोटो उनकी नज़र में आई, यानी कि कितने % लोग आपको फॉलो करते थे, कितने % लोग आपको नहीं फॉलो करते थे जिनको नज़र आई। तो जैसा कि ये बता रहा है कि 86% लोग जो है आपको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो ये अच्छी बात है कि हमारी फ़ोटो जो है उन लोगों तक ज़्यादा पहुँची जो हमको एक्चुअली फॉलो नहीं भी कर रहे थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों इम्प्रेशन और रीच। अब ये 2 चीज़ें होती हैं, इंप्रेशन और रीच, जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल 4 लोगों ने आपकी फ़ोटो देखी, तो 4 यूनिक लोगों ने आपकी फ़ोटो देखी, तो ये कहलाएगा आपकी रीच हुई 4। पर उन 4 लोगों में से एक आदमी ने आपकी फ़ोटो को 2 बार देखा, तो आपके इंप्रेशन हो जाएंगे 5, यानी कि 4 यूनिक और एक आदमी ने एक और बार देखा तो 5, यानी कि जितनी बार भी आपकी फ़ोटो दिखी वो इंप्रेशन और जितने लोगों ने आपकी फ़ोटो देखी वो रीच। गॉट इट। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमको एक और चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि इंप्रेशन कहाँ से आए, मतलब लोग आपकी फ़ोटो तक कैसे कैसे पहुँचे। तो इसमें बता रहा है कि फ्रॉम हैशटैग्स की मदद से 539 लोग आपकी फ़ोटो को देखे, बाकी लोगों को होम पे आपकी फ़ोटो दिखी, मतलब 88 लोगों को होम पे दिखी, कुछ लोगों को लोकेशन के कारण दिखी और कुछ लोगों को किसी और कारण से दिखी। तो इस तरीके से आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि किस पोस्ट के अंदर आपका हैशटैग ज़्यादा काम किया, किस पोस्ट के अंदर आपका होम वाला सेक्शन ज़्यादा काम किया, किस पोस्ट के अंदर आपका लोकेशन वाला सेक्शन ज़्यादा काम किया। तो आप उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम उस स्ट्रैटेजी को रिपीट कर सकते हैं, यानी कि ये जो हैशटैग्स अगर अच्छे काम किए हैं तो मैं अगली बार भी इस टाइप के हैशटैग्स को यूज़ कर सकता हूँ। इसमें लोकेशन ने उतना ज़्यादा खास काम नहीं किया, तो मैं लोकेशन को नहीं भी डालूंगा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों आखिरी में आप देख सकते हैं प्रमोशन सेक्शन, अगर आपने इस पोस्ट को प्रमोट किया है तो उसका डेटा आपको यहाँ पे दिख सकता है। दोस्तों एक बार मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा शेयर बटन पे और सेव बटन पे। जैसा कि आप यहाँ एरोप्लेन वाला बटन दिख रहे हैं, ये शेयर बटन है। शेयर जनरली लोग उन चीज़ों को करते हैं जो कंटेंट उनको एंटरटेनिंग लगता है या इंटरेस्टिंग लगता है और वो अपने लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। बांटने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो किसी अपने फ्रेंड को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या उसी सेम कंटेंट को वो अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपका कोई इंप्रेसिव कंटेंट है तो लोग उसको अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं या उसको अपनी स्टोरी पर रखते हैं। दूसरी चीज़ जो है, आखिरी चीज़ जो कि रिबन बना हुआ है जहाँ पे, वो है सेव कंटेंट। जनरली लोग वो चीज़ों को करते हैं जो कि उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी मुझे बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसको वापस आके कभी देखना चाहता हूँ, तो उस कंटेंट को लोग सेव करते हैं।
तो ये 2 कैटेगरी को आप अच्छे से समझेंगे तो आप जानेंगे कि किस टाइप का कंटेंट आपको शेयर करवाना है और किस टाइप का कंटेंट आपका सेव होता है। अब दोस्तों हम वापस आ जाते हैं हमारे इनसाइट्स में। तो दोस्तों हमने पोस्ट का एनालिसिस किया था, अब उसके नीचे आता है स्टोरी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टोरी में कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से कोई स्टोरी नहीं डली है। और यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यह है कि सी ऑल की बटन भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों स्टोरीज का एनालिसिस जो है आप 14 दिन के अंदर ही कर सकते हैं। तो मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे ले जाके आपको वहाँ पे 14 दिन के अंदर जो स्टोरीज डली है उनका एनालिसिस करके मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, इसमें हम ऊपर टैब पे क्लिक करेंगे, इनसाइट्स में जाएंगे। इनसाइट्स में जाके आप पोस्ट के नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ स्टोरीज में सी ऑल की बटन आ रही है क्योंकि ये वो सारी स्टोरीज हैं जो पिछले 14 दिन के अंदर डली हैं। इसमें भी मैं सी ऑल की बटन दबाता हूँ। सी ऑल की बटन दबाने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक रीच है और एक डेज है। ये डेज वाले ऑप्शन को मैं दबाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप स्टोरीज को 3 कैटेगरी में ही देख सकते हैं, 24 घंटे, 7 दिन और 14 दिन। यानी कि मैक्सिमम आप 14 दिन तक की स्टोरी का ही एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, हालांकि स्टोरीज का रिजल्ट तो 24 घंटे के अंदर ही आ जाता है, उसके बाद उसमें कोई चेंज आता नहीं है। बट आपके पास ये जो डेटा है ये 14 दिन तक अवेलेबल रहेगा। पहली चीज़ है रीच। रीच वाली बटन को मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग वो सारे सिमिलर ऑप्शन हैं जो आपने पोस्ट के केस में देखे थे, बट कुछ चीज़ें एडिशनल है जैसे कि बैक, फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्टोरी एंड एग्जिट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ स्टोरी पे एप्लीकेबल होती हैं। तो हम दोस्तों स्टोरी का इंसाइट देख लेते हैं एक बार स्टोरी में जाके। तो हम किसी भी स्टोरी पे एक बार टैप करेंगे। यहाँ पे टैप करने के बाद मैं यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सीन बाय 381 इस बटन पे मैं दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तरफ ग्राफ बना हुआ है और एक तरफ आई बनी हुई है। आई में आप देख सकते हैं कितने लोगों ने देखा, ग्राफ में आप कुछ एनालिसिस देख सकते हैं। तो पहले हम इस एनालिटिक्स को समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आता है कि रिप्लाईज कितने हुए, इंटरेक्शन कितने लोगों ने किया, प्रोफाइल विजिट 0 हुई, ठीक है। उसके बाद नीचे दोस्तों आता है डिस्कवरी, यानी कि कितने लोगों तक पहुंची, 381। अब उसके नीचे आता है दोस्तों इम्प्रेशन इसके 438 इम्प्रेशन हुई, यानी कि कुछ लोगों ने इसको डबल बार भी देखा होगा, ट्रिपल बार भी देखा होगा, इसलिए नंबर ऑफ इम्प्रेशन ज़्यादा है, रीच कम है। ये जनरली ऐसा ही होता है कि रीच कम होती है, 4 लोग मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं लेकिन 4 लोगों ने देखा तो रीच 4 रहेगी, इंप्रेशन विल बी मोर। अब दोस्तों आप यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं हम नेविगेशन में लिखा आ रहा है 420 में हम नीचे देखेंगे सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है बैक, यानी कि किसी ने आपकी स्टोरी को वापस से बैक करके उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करी। तो ऐसा कब होता है, जब आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो किसी को, या किसी को उसमें ज़्यादा इंगेजमेंट महसूस हो रहा हो, ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो, या वो किसी चीज़ को ज़्यादा और ध्यान से देखना चाह रहा हो, तब वो बैक करता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस टाइप के कंटेंट को लोग बैक करते हैं, वो टाइप का कंटेंट लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं या एंगेज हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों फॉरवर्ड, यानी कि आपकी स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगी, जो कि जनरली मोस्टली होता है कि लोग टैप करते हैं आगे आगे आगे, नेक्स्ट। तो फॉरवर्ड का उतना लोड नहीं लेना है, लेकिन बैक आपको एक इंपॉर्टेंट सिग्नल दे सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों एग्जिटेड, यानी कि मान लीजिए आपने 7 स्टोरी डाली हैं, 7 स्टोरी में से चौथी स्टोरी पे एग्जिटेड ज़्यादा आ रहा है, यानी कि पहली स्टोरी लोगों ने देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी से उन लोगों ने क्रॉस कर दिया और वो अगले किसी प्रोफाइल पर चले गए। यानी कि वो चौथा कंटेंट जो था, या तो वो उनको बोर कर चुका था, या तो उनके लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं था, या तो किसी तरीके से उस चौथे कंटेंट ने डिस्टर्ब किया जिस कारण वो थी प्रोफाइल पे एग्जिट हो गए। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी स्टोरी पे जो है ज़्यादा एग्जिट आ रहा है उस चीज़ को हमें रिपीट नहीं करना है, किस चीज़ पे बैक ज़्यादा आ रहा है वो चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हम ले सकते हैं टेक अवे। अब दोस्तों मैं यहाँ ऊपर आई की बटन दबाऊंगा। आई की बटन दबाने के बाद आप देख सकते हैं कि किस किस लोगों ने आपकी फ़ोटो देखी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ ऊपर वो ऑप्शंस भी आता है कि किसने आपकी फ़ोटो हैशटैग के कारण देखी और किसने आपकी स्टोरी जो है लोकेशन के कारण देखी। तो इधर से आपको पता चलेगा कि लोकेशन आपके लिए कितना काम करी, हैशटैग आपके लिए कितना काम करा, वो जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम वापस आ गए हैं हमारे इनसाइट पे। यहाँ पे अब बीच वाला ऑप्शन है एक्टिविटी, हम एक्टिविटी को दबाएंगे। दोस्तों एक्टिविटी की एक लिमिटेशन है कि ये आपको पिछले 7 दिन का ही बताती है, यानी कि अगर आज मंडे है तो पिछले मंडे से लेकर कल संडे तक की इन्फॉर्मेशन आपको इस एक्टिविटी में मिलेगी। अब इसके नीचे हम आ जाते हैं, देख लेते हैं। इसमें ये बता रहा है हमको पिछले हफ्ते में रीच कितनी हुई, पिछले हफ्ते में इंप्रेशन कितने हुए, पिछले हफ्ते में इंटरेक्शन कितने हुए। रीच एंड इंप्रेशन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इंटरेक्शन हम समझ लेते हैं कि वीक के कौन से दिन में लोगों ने आपकी प्रोफाइल से ज़्यादा इंटरेक्ट किया, आपकी स्टोरी से ज़्यादा इंटरेक्ट किया, ये ओवरऑल बताता है। ठीक है, पोस्ट और स्टोरी को अलग अलग नहीं गिन रहा है, ओवरऑल आपकी प्रोफाइल पे इंगेजमेंट कौन से दिन ज़्यादा आया। उसके अलावा प्रोफाइल विजिट्स कितनी हुई और वेबसाइट क्लिक्स कितने हुए, ये हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको ये जो यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा है
वीकली, इसको अगर आपको एनालिसिस करना है तो ये आप मैक्सिमम 1 हफ्ते का ही कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप फिक्स कर लीजिए कि फॉर एग्जांपल मंडे को शाम को 6 बजे मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब आप हर मंडे शाम को 6 बजे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको हर वीक का पिछले मंडे से लेकर बीते हुए संडे तक यानी कि येस्टरडे तक का एक ग्राफ रेडी हो जाया करेगा आपका। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलर सेम टाइम पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे तो आपका डेटा जो है रेडी हो जाएगा, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अब दोस्तों हम तीसरी बटन पे आ जाते हैं जो कि ऑडियंस है। दोस्तों ऑडियंस में सबसे पहले आपका ग्रोथ सेक्शन आ रहा है जो बता रहा है कि अल्टीमेटली आपको कितने लोगों ने इस हफ्ते फॉलो किया, कितने लोगों ने अनफॉलो किया और ओवरऑल आपका रेट क्या रहा। उसके अलावा सेकंड सेक्शन आ रहा है कि आपका जो पोस्ट है वो कौन सी सिटी में ज़्यादा चल रहा है, लाइक सिटीज़ में, और दूसरी सिटीज़ के बाजू में कंट्रीज़ की बटन भी आ रही है। अगर आप कंट्रीज़ दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री में आपका कंटेंट जो है ज़्यादा देखा गया। वापस से मैं सिटी दबाऊंगा, कौन सी सिटी में आपका कंटेंट जो है ज़्यादा देखा गया वो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेमोग्राफिक भी आप देख सकते हैं कि कौन से एज ग्रुप वाले जो हैं वो आपके कंटेंट को ज़्यादा देख रहे हैं। इसमें मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि किस एज ग्रुप का बंदा आपका कंटेंट ज़्यादा देख रहा है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ जेंडर का रेशियो भी आप देख सकते हैं कि कौन सा जेंडर जो है आपका कंटेंट ज़्यादा पसंद कर रहा है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि मेल ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे होते हैं आपके कंटेंट से, वुमेन्स कम होती, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट टाइप एंड योर प्रोफाइल। इसके नीचे दोस्तों आता है फॉलोअर्स। ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि आपको जो लोग फॉलो करते हैं वो बेसिकली कौन से दिन ज़्यादा एक्टिव है और दिन के कौन से समय में ज़्यादा एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अभी आवर्स की बटन दबी हुई है तो दिन के कौन से आवर्स में लोग ज़्यादा एक्टिव हो वो यहाँ से पता चल रहा है। अगर मैं इसमें डेज पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि हफ्ते के कौन से दिन में लोग ज़्यादा एक्टिव हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी दिन एक्टिव है, फिर भी ट्यूसडे को ज़्यादा एक्टिव है। और वैसे ही अगर हम आवर्स में देखें तो आवर्स में आप ग्राफ के ऊपर नीचे ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू से समझ सकते हैं कि कौन से समय पे लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। तो हम इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन से समय, जब हमारा कस्टमर, जब हमारे ऑडियंस, हमारे फॉलोअर्स एक्टिव हैं, उनकी एक्टिविटी होने के कुछ 1-8 घंटे पहले आप अपनी अगर पोस्ट डालते हैं या स्टोरी डालते हैं तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। तो इस तरीके से आप जो है टाइम फिक्स कर सकते हैं कि आपको अगली पोस्ट या अगली स्टोरी किस समय पब्लिश करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इनसाइट्स की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंटेंट एक्चुअली आपके लिए काम कर रहा है। आप उस टाइप के कंटेंट को और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि आपकी ऑडियंस आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाए और आपके फॉलोअर्स भी बढ़े। इसके अलावा दोस्तों हैशटैग स्ट्रैटेजी जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टोरी की हैशटैग स्ट्रैटेजी अलग होती है, इंस्टाग्राम पोस्ट की हैशटैग स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो ये दोनों के बारे में अगर आपको जानना है कि किस तरीके से हैशटैग का यूज़ किया जाए पोस्ट में और स्टोरी में, तो उसके लिए नीचे दिए गए इन वीडियोस पे आप क्लिक कर सकते हैं और जान सकते हैं।